डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज आप ये ढूंढ रहे हो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 की तैयारी कैसी की जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो आप प्रैक्टिकल तौर पर लागू कर पाओगे। कोई भी हवाई बातें नहीं होंगी। मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि आप आज से ही अपनी तैयारी में इनकलकेट कर सकते हो, मतलब कि प्रैक्टिकली उनका असर दिखेगा। तो मैंने कोशिश की गई है कि मैं आपको वो सारी प्रैक्टिकल बातें बताऊं कि जो आप रियल में लागू कर पाओगे और तैयारी को एक एफिशिएंट वे में कर पाओगे। तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स मैं कवर करूंगा इस पेपर के, वे होंगे उस पेपर का सिलेबस टीयर 1 का, देन सब्जेक्ट प्रायोरिटी, मतलब भाई कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, देन हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज। तो मैं हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को तैयार करने का क्या तरीका बेस्ट है और आपको कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, बिना वजह इतनी ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करनी चाहिए कि नहीं, देन कुछ डूज एंड डोंट्स। और मैं ये भी बताऊंगा कि भाई मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए, किस वक्त पर देने चाहिए, एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। तो ये एक्चुअल में एसएससी की नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जर्नल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में रीजनिंग। उसके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में यही होगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा टीयर 1। इंग्लिश लैंग्वेज दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो मैथमेटिक्स। देन फोर्थ सब्जेक्ट इज जर्नल अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं जीके। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.50 मार्क्स, और एक ठीक आंसर के कितने मार्क्स हैं? 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब कि 2 मार्क्स। तो मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, वही जो पहले होती थी। और मिनट्स कितने हैं इस बार? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन करने हैं। वही जो पुराना एसएससी का पैटर्न चलता था ना सीजीएल का, कि आपने 120 मिनट में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते थे, ये उसका एग्जैक्टली हाफ है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम की कोई खास कमी नहीं है अगर ठीक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की जाए तो। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्रायोरिटी, कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे। आप कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दोगे, इसको एक बार एनालाइज करेंगे कुछ फैक्टर्स को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि सब्जेक्ट के अंदर कितनी एक्यूरेसी आती है एक आम आदमी की। मतलब वो सब्जेक्ट आप अपने मन में सोचो, जिस सब्जेक्ट के अगर आप 20 क्वेश्चन करो तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि 20 के 20 ठीक हैं। तो एक ही सब्जेक्ट दिमाग में आया होगा, क्वांट मैथ्स। मैथ्स की रैंक नंबर 1 है एक्यूरेसी के अंदर एक आम आदमी की, अगर मैं बात करूं। अगर कोई और सब्जेक्ट आपका सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देन सेकंड नंबर पे रैंक आ जाएगी क्वांट के जस्ट नीचे रीजनिंग की। रीजनिंग में भी अगर आप 20 क्वेश्चन करो तो आप 20 के 20 बोल सकते हो, या फिर 18-19 बोल सकते हो अगर आप अपनी तरफ से सारे ठीक करो तो। देन थर्ड नंबर पर एक्यूरेसी में रैंक आएगी जीके की। अगर बिना वजह तुक्के ना मारो तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप तुक्के मारोगे तो ये सारी रैंक बिगड़ जाएंगी। देन चौथे नंबर पर मैंने इंग्लिश को क्यों रखा है? बिकॉज अगर आप अपनी तरफ से श्योर भी होते हो तो भी इंग्लिश के कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जीके में अगर आप श्योर हो तो गलत नहीं होंगे ना, अगर बिना वजह तुक्के नहीं मारोगे तो इसीलिए इंग्लिश की एक्यूरेसी के अंदर रैंक आती है 4। तो ये तो हो गई इनकी एक्यूरेसी। तो एक तो एक्यूरेसी भी भाई मेन फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी तैयारी करेंगे और उसके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देन दूसरी चीज है
कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, उसके मार्क्स, क्वांट जो है और उसकी डिफिकल्टी, ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे आज। क्वांट जो है वो टीयर 2 में भी आएगा 200 मार्क्स का। साथ में क्वांट को माना जाता है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं, क्वांट को माना जाता है डिफिकल्ट। देन नेक्स्ट थिंग, इंग्लिश टीयर 2 में भी आएगी। एसएससी की इंग्लिश आई विल से या तो मॉडरेट या फिर इजी, डिफिकल्ट तो बोल ही नहीं सकते। रीजनिंग टीयर 2 में नहीं आएगी, लेकिन इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। जीके जो है टीयर 2 में नहीं आएगी, और इसका जो मेजर एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि जीके इज वास्ट, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें रैंक डिसाइड करेंगी कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज रीजनिंग का 1 मार्क्स, क्वांट का 1 मार्क्स बराबर ही है। तो हमने टीयर 1 क्लियर करना है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो रीजनिंग एक्यूरेसी में रैंक 2 बिल्कुल क्वांट के साथ है और बहुत ज्यादा इजी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे रीजनिंग को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है कि रीजनिंग में 50 में से 50 को टारगेट करोगे, रीजनिंग की ऐसी तैयारी करोगे, फुल टू फुल टारगेट करने की सोचोगे रीजनिंग में। जैसे जीके में आप फुल टू फुल टारगेट नहीं करोगे ना कि मैं सारी जीके पढ़ लूं, तो वो है इंपॉर्टेंस कि कौन से सब्जेक्ट की सिलेबस को कितनी अहमियत दोगे। तो रीजनिंग का सिलेबस तो सारा कवर करोगे अगर आपको रियल में एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्लियर करना है तो। देन सेकंड इंपॉर्टेंस फिर जाएगी क्वांट को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक्यूरेसी में सबसे पीछे है ना, तो क्वांट के भी हम सारे सिलेबस को टारगेट करेंगे। और जो बच्चा सिलेक्शन लेके आता है ना, तो जैसा लास्ट टाइम 2016 में टीयर 1 में जैसा क्वांट आया है, दैट वाज वेरी 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 इजी। उस केस में तो क्वांट में भी 50 टारगेट करने बनते हैं अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हो तो। लेकिन अगर मॉडरेट क्वांट आता है, जैसे पुराने टाइम्स में आता था, तो देन यू शुड टारगेट 40 प्लस आउट ऑफ 50। तो कहने की बात यह है कि क्वांट में आप सिलेबस का कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते, आपको सारा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीयर 2 में भी आता है। तो क्वांट का भी सारा सिलेबस टारगेट करेंगे 100%। कैसे करेंगे वो मैं बाद में कवर करने वाला हूं। देन तीसरे नंबर पर हम इंपॉर्टेंस देंगे इंग्लिश को। इंग्लिश को क्यों देंगे? बिकॉज ये टीयर 2 में भी आता है, मॉडरेट है। जीके यार वास्ट है बहुत ज़्यादा, तो आप सारे सिलेबस को टारगेट नहीं कर सकते। तो अब इनकी रैंक में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग का सारा सिलेबस कवर करेंगे, उसके बिना एसएससी नहीं किया जा सकता, ये अज्यूम करेंगे। देन क्वांट के बिना भी नहीं किया जा सकता, इंग्लिश के बिना भी नहीं किया जा सकता। जीके का हम देखेंगे कि कैसे टारगेट करना है और कितना टारगेट करना है। तो ये है इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक्स बताऊंगा और उन बुक्स को कैसे पढ़ना है ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे रैंक 1 पे, रीजनिंग के अंदर, बिकॉज इसके अंदर मार्क्स स्कोर करने बहुत ही ईजी हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहली बुक, यहां पर मैं इस डिब्बे के अंदर बुक्स लिखने वाला हूं। सबसे पहली बुक, एनी कंसेप्चुअल बुक। आई एम अज्यूमिंग कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे कोचिंग ले रहे हो, या अगर किसी इंस्टीट्यूट पे कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपके इलाके में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट तो है, तो आप उस इंस्टीट्यूट से एसएससी की रीजनिंग की बुक ला सकते हो। एसएससी में रीजनिंग बहुत ही इजी है, तो आप अगर बिल्कुल खराब बुक ले आए ना तो देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप एवरेज लेवल की भी बुक ले आए, दैट इज एनफ टू डेवलप योर कंसेप्ट अबाउट एसएससी। तो पहली बुक होगी रीजनिंग के लिए एनी कंसेप्चुअल बुक। मार्केट से आप कोई भी खरीद लो या किसी इंस्टीट्यूट से ले आओ। इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हो तो दैट्स आपको खरीदने की नीड नहीं है, इंस्टीट्यूट वालों ने दी होगी। देन दूसरी बुक होगी एसएससी सीजीएल क्वेश्चन बैंक। एसएससी सीजीएल क्वेश्चन बैंक होगा किरण प्रकाशन की बुक, जिसके अंदर जो पुराने वाला पैटर्न था ना, जब हर एक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस आते थे, क्वांट के भी 50, रीजनिंग के भी 50, जीके के भी 50, इंग्लिश के भी 50, जब हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते थे, तो वो वाले पेपर एसएससी सीजीएल क्वेश्चन बैंक के अंदर होंगे सारे, किरण प्रकाशन की। ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो उनमें रीजनिंग का उससे क्या ताल्लुक है
कि आप रीजनिंग के जो 50-50 क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे उनके अंदर वो आप करोगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो कंसेप्चुअल बुक से आप कंसेप्ट्स इजीली तैयार कर लोगे, रीजनिंग के बहुत इजी हैं। उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट की वर्किंग क्या है कि मान लो आज आपके सिर्फ 35 मार्क्स आते हैं, तो रीजनिंग के कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि भाई क्वांट की तरह आपको 2-2 महीने तैयार करने पड़ते हैं। मान लो रीजनिंग का कंसेप्ट है क्यूब्स एंड डाइसिस वाला, तो अपने किसी फ्रेंड से ये कंसेप्ट आप 25 मिनट में सीख कर प्रैक्टिस भी कर लोगे। 5-10 क्वेश्चन के ऊपर सीख कर प्रैक्टिस भी कर लोगे। ऐसे ऐसे कुछ मिरर इमेज है, किसी फ्रेंड से पूछोगे या खुद ही देख लोगे कि यार इसमें ये होता है। तो एसएससी के कंसेप्ट ऐसे हैं जो 10-10 मिनट में आ जाएं रीजनिंग के। तो 10-10 मिनट में मान लो आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन नहीं हुए, तो जो क्वेश्चन नहीं हुए एक बार उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढो, बुक से ढूंढ लो या अपने किसी दोस्त से पूछ लो, तो फिर मॉक टेस्ट दो, शॉर्ट मार्क्स बढ़ेंगे। फिर जो 10 क्वेश्चन नहीं हुए फिर अपने फ्रेंड से पूछो या खुद एनालाइज करो, फिर दो, हो सकता है ना भी बढ़े, फिर दो, फिर बढ़ जाएंगे, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर बढ़ जाएंगे। क्या होगा 10-15 मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप 48 प्लस लेने लग जाओगे, इफ यू आर सीरियस एंड एन एवरेज कैंडिडेट। तो आपको रीजनिंग के अंदर बस ये 2 बुक्स चाहिए। तो रीजनिंग का तैयार करने का क्या प्रोसेस है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हो तो क्लास लगाओ अच्छे से, उस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसको प्रैक्टिस करो। इन दोनों से क्या होगा, क्लास लगाने से और स्टडी मटेरियल से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद बस क्या करो, मॉक टेस्ट दो, रीजनिंग तैयार है एक एवरेज कैंडिडेट की। देन नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 2 सेक्शंस हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक और दूसरा है एडवांस। अरिथमेटिक 50% आएगा, एडवांस अप्रोक्स 50% आएगा। दोनों आधे आधे आएंगे अप्रोक्सीमेटली, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अरिथमेटिक के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा इवन कोचिंग सेंटर की बुक। अब ये बुक मैं क्यों बता रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन एडवांस के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा जो इवन कोचिंग सेंटर की बुक है, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दूंगा, वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देन सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो ये फिर से आप किरण की ले आना मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे चैप्टर वाइज अरेंज कर रखे हैं किरण प्रकाशन ने, वो ले आओ। तो अभी आपको अरिथमेटिक के बारे में बताता हूं पहले, इनकी खासियत। अरिथमेटिक की खासियत क्या है, देखो अरिथमेटिक के अंदर है ना आप इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकते हो, जो आपका एसएससी का सिलेबस है उसी के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन इनफाइनाइट हैं, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं ना कंसेप्ट्स वो फाइनाइट हैं। तो अरिथमेटिक की खासियत क्या है कि आपको जस्ट कंसेप्ट समझने हैं। जैसे परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक रटनी नहीं है, कभी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना। परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम एंड वर्क की, देखो कैसे कैसे चैप्टर हैं जो 10th तक आ चुके हैं सारे। तो इनकी आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं रटनी है। टाइम एंड वर्क में थोड़े से कंसेप्ट तो हैं, तो उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अरिथमेटिक में खासकर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में देखो टीचर का बहुत बड़ा हाथ तो होता ही होता है, लेकिन स्टूडेंट का भी इक्वल हाथ होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। बिकॉज अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना तो स्टूडेंट को भी दिमाग लगाना पड़ता है। 2 तरह के केस आते हैं, पहला केस और दूसरा केस। एक केस क्या है कि आप कंसेप्ट को सीख रहे हो, दूसरा क्या है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को सीख रहे हो। क्वेश्चंस को सीखने का क्या मतलब है, कनेक्ट करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को, आपका आंसर भी आ जाता है, आपने ये क्यों किया ये भी आपको समझ में आ गया, आपका आंसर भी हो गया, लेकिन फिर भी आपके मन में वो फीलिंग नहीं आई इतनी खास, मतलब उतनी क्लियरिटी नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर। आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो मतलब आपने क्वेश्चन सीख लिया
कंसेप्ट नहीं सीखा, क्वेश्चन तो सीख लिया, कंसेप्ट नहीं सीखा। तो ये बात है कंसेप्ट सीखने में। तो कंसेप्ट आप कैसे सीखोगे, ध्यान से सुनना, जरूरी बात है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, फिर भी वो बात नहीं आई, तो खुद बैठ के उस क्वेश्चन का ऑपरेशन करो, उस पूरी सिचुएशन को पेपर पे फिजिकली रिप्रेजेंट करो, समझने की कोशिश करो। तो अरिथमेटिक के अंदर गिने चुने कंसेप्ट हैं, हर एक चैप्टर के अंदर 6-6, 7-7 कंसेप्ट हैं बस। उनका अगर ऑपरेशन करने लगे तो 1.5 महीने में अरिथमेटिक आ जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अरिथमेटिक अच्छी तरह से आ जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। जो कैट का अरिथमेटिक है वो मैंने, अरिथमेटिक नहीं, सारा जो क्वांट है कैट का, वो मैंने 3 to 4 मंथ्स के अंदर किया था, खुद बैठ के ऑब्जर्व कर करके। मेरे टीचर भी बहुत 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 अच्छे थे। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होगा, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूट नहीं मतलब कि टीचर चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए, आप उससे कंसेप्ट तैयार कर सकते हो। या फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस डाले हैं, सारे मैं नहीं डाल पाया हूँ अभी तक, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और आपको पता लगेगा कि भाई हाँ कंसेप्ट्स कैसे होते हैं। कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई लेट आंसर्स निकलेंगे, श्योर ट्रिक से भी जल्दी निकलेंगे और श्योरिटी के साथ निकलेंगे। लेकिन कंसेप्ट में क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे हो रहा है, श्योर ट्रिक में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बस ऐसे ही जैसे बेवकूफ़ बना दिया, जादू सा कर दिया। कंसेप्ट में आपको समझ आएगा अच्छी तरह से, कंसेप्ट में आप सीखोगे, श्योर ट्रिक में आप सीखोगे नहीं। देन सेकंड है कि जब आपको कंसेप्ट सीखने होते हैं तो उस बुक के क्वेश्चंस को आप एक बार करो, उसके बाद फिर से रिपीट करो, उसके बाद फिर से रिपीट करो। जब आप फिर से रिपीट करोगे तो क्वेश्चंस को ऐसे रिपीट नहीं करना कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको तरीका याद था, अब आप 2 बार कर चुके हो, आपको तरीका तो याद ही हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे किया था। नहीं, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि आप पहली बार कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक्टिंग करनी है, मैं पहली बार कर रहा हूं। इसका मतलब ये है उस वक्त जब आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को पढ़ा था तब आपका एक्सपीरियंस अलग था, आपका नॉलेज बेस अलग था। उस वक्त आप एक बार बुक को नहीं किया था आपने, अब दूसरी बार जब पढ़ रहे हो तो आप एक बार बुक कर चुके हो, तो आप उसी मेथड से क्यों सोल्व कर रहे हो। एक बार फिर से अच्छे से समझोगे तो आप अपने आप एक नया मेथड लेके आओगे, ट्राई करना। जब आप तीसरी बार उसी क्वेश्चन को करोगे ना तो आप इंप्रूव्ड विजन के साथ सोचोगे। मतलब है क्या, रिपीट सेम क्वेश्चंस बट अपनी मेंटलिटी को बदलना कि मैं 2 बार कर चुका हूं इस बुक को तो मैं अच्छे से समझूं उस क्वेश्चन को, इस वक्त की अपनी नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को समझूं। तो क्या होगा, आपका मेथड जरूर इंप्रूव्ड होगा और ऐसे ही कंसेप्ट्स डेवलप होते हैं। तो कंसेप्ट्स डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज अरेंज्ड हैं और इंक्रीज्ड डिफिकल्टी में अरेंज्ड हैं कंसेप्ट वाइज। तो इसीलिए मैं इवन की बुक आपको बोल रहा था। इवन की बुक में मैंने सॉल्यूशन नहीं दे रखे, सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट वाइज इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में अरेंज्ड हैं सारे अरिथमेटिक के, तो वहां से आप अरिथमेटिक कर सकते हो। देन यू हैव टू क्लासीफाई ईच चैप्टर। ये कैसे क्लासीफाई करोगे, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। आप ये करना, अरिथमेटिक के चैप्टर में से एक मैंने चैप्टर अपलोड कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की 5 वीडियोज हैं। 5 वीडियोज के अंदर मैंने क्वेश्चंस को कैसे क्लासीफाई कर रखा है ये देखना कि भाई पहले इस टाइप के क्वेश्चन, दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन। तो 6-7 कंसेप्ट्स के अंदर, या फिर यू कैन से 6-7 तो नहीं, अगर डिस्काउंट को भी मिला लें तो 10-12 कंसेप्ट्स के अंदर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को भी सबको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे आपका काम क्या है, अगर रियल में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहते हो तो हर एक चैप्टर को ऐसे क्लासीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो आप एवरेज चैप्टर हमने ले लिया कि एवरेज के अंदर एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं,
दूसरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब कोई आइटम ग्रुप में आता है नया तो एवरेज पे क्या फ़र्क होता है। तीसरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब ग्रुप से कोई आइटम बाहर चला जाता है तो एवरेज पे क्या फ़र्क होता है। चौथे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब किसी एक आइटम को एक नया आइटम रिप्लेस करता है। मतलब कि आपने करना क्या है, क्वेश्चन के टाइप्स अपनी तरफ से डिफाइन कर लो, हर एक चैप्टर के किसी नोटबुक पर लिख लो और उनको डेली एक बार रिवाइज कर लेना। देखो ये मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, अभी हो सकता है ये इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इसी ने हेल्प की थी। तो आप क्या करोगे, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट्स को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज डिवाइड करके डेली एक बार लिखो। एवरेज में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये कैसे सोल्व करना है। तो ये तो हो गया अरिथमेटिक कैसे करना है, और ये उसकी बुक। देन नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस की खास बात क्या है, एडवांस की सबसे खास बात है कि ये रिपीटिटिव है। क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज रिपीट होते हैं एसएससी के अंदर। तो अब इसकी ये अगर खास बात है कि ये रिपीटिटिव है, तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, श्योर शॉट उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने एडवांस के लिए बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको 3 से 4 बार कर दो। एग्जाम्स में बैठने से पहले 3 से 4 बार कर दो, लेकिन उनको क्लासीफाई करना मत भूलना। एक बार मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो इस बात में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको दिमाग में ये फील हो रहा है कि यार मेरा क्वांट खत्म ही नहीं हो रहा। अगर आप यहां पर कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपके अंदर सिर्फ तीसरे पॉइंट की कमी है। क्वांट 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा अगर आप अपने चैप्टर्स को क्लासीफाई कर लोगे कि एवरेज के अंदर ये 6 ही तो टाइप हैं, ये 7 ही तो टाइप हैं। फिर क्या होगा, जब भी एवरेज का क्वेश्चन आएगा आप उस 7 टाइप में से किसी एक टाइप के अंदर उस क्वेश्चन को डाल दोगे कि ये तो इस टाइप का है, ये तो इस टाइप का है। आपको नए टाइप के क्वेश्चन मिलने ही बंद हो जाएंगे। तो क्वांट खत्म हो जाएगा जिस दिन आप ये तीसरा पॉइंट अपना लोगे। तो एडवांस में भी आपने यही करना है। अगर एडवांस में आपने एग्जाम्पल देखना है कि क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री को 10 पार्ट के अंदर मैंने खत्म कर दिया है। 22-25 मिनट का हर एक पार्ट है। सारी एसएससी की ट्रिग्नोमेट्री, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दे गए एसएससी वाले, तो वो आप देख लेना कि कैसे क्लासीफाई करते हैं एडवांस में। देन नेक्स्ट थिंग, तो जो एडवांस है उसको भी आप एक बार तो आप कंसेप्ट सीखोगे ही ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले एक बार तो कंसेप्ट सीखोगे ही। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब कि अपने टीचर से सीख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर जो भी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं वो देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स ये मैं बता चुका हूँ, 3-4 बार रिवाइज करोगे। देन क्लासीफाई ईच चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 2 बुक्स हैं क्वांट की, दैट्स ऑल। इससे आप प्रैक्टिकली तैयारी कर सकते हो, सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। तीसरी क्वांट की बुक नहीं चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए। देन नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज के 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन है उस लैंग्वेज की ग्रामर। ग्रामर का मतलब रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। दूसरा पोर्शन है वोकैब। तीसरा पोर्शन है अंडरस्टैंडिंग। वोकैब के अंदर अब हम वोकैब जो है वो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे। वोकैब के अंदर क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। देन अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है लेवल ऑफ यूसेज, कि आप उस लैंग्वेज को कितना यूज करते हो, बोलने में, सुनने में, लिखने में, सोचने में। ये कई सारे वेज हैं। तो जितना भी आप उस लैंग्वेज को यूज करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इन तीनों एरियाज को टारगेट करेंगे, बिकॉज ये तीनों एरियाज हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला एरिया ग्रामर, रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश के रूल तो बहुत रेयर है कि ये कभी कभी बदलते हैं, कभी कभी बदलते भी हैं, लेकिन बहुत रेयर है, सदियों से वही रूल चले आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी ग्रामर बुक ले लो अच्छी सी। लेकिन अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो ग्रामर बुक अच्छी सी ले लेंगे, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर टारगेटेड बुक ले लें तो बहुत ही अच्छा रहे। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक है इंग्लिश की, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट आप ले लो, वो टारगेटेड बुक है और अच्छी बुक है, बिकॉज आपके एग्जाम में जो भी आता है उसी से रिलेटेड है। तो दैट इज एनफ। उसके अलावा आपको बाकी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एरर के लिए स्पेशल स्टूडेंट्स लेते हैं, कई सारी बुक्स ले लेते हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक सो, और मैंने ये बुक्स बाकी सारी यूज़ भी नहीं की है मार्केट से, सिर्फ ये एक बुक, ये भी मैंने आधी यूज़ की है। इंग्लिश में मैंने टीयर 2 में यही स्कोर किया 140 इंग्लिश के अंदर, देन उससे मेरा काम चल गया। आप उससे 160 प्लस तक कर सकते हो, और मेरे ख्याल 160 प्लस इज गुड स्कोर इन इंग्लिश। और क्वांट में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था ये मैंने स्कोर किया, मतलब उससे बात बन जाएगी। आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली चलने की ज़रूरत है। तो ग्रामर के लिए एक अच्छी सी बुक जो कि टारगेटेड हो, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट। देन वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की एक बुक है जो आपको वोकैब में काफ़ी हेल्प करेगी। वोकैब में वो आपको हेल्प करेगी, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो आपको हेल्प करेगी, और आपके एंटोनिम सिनोनिम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। देन इसके बाद थर्ड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो अब वोकैब को और अंडरस्टैंडिंग को मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, बिकॉज ग्रामर मैंने बता दी है कहाँ से। देखो, वोकैब का जो प्रचलित तरीका है करने का वो है कि रट लो। अब कौन सा पोर्शन रटने का है, कौन सा नहीं रटने का है, वो मैं बताता हूं, और कहां से रटने का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां से रटोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, वहां से रटोगे। जितने भी पहले प्रीवियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं ना, वो रटो इस बुक से। ये भी किरण से आप ले सकते हो ये बुक, और कहीं से मत रटना। वो रट लो 2-3 बार, सारे कराओगे आप, 5 में से 5, 10 में से 10, टीयर 2 के भी सारे कराओगे। ईडियम एंड फ्रेजेस कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईडियम एंड फ्रेजेस की मैंने 2 वीडियोस भी अपलोड की हैं, उनके ओरिजिन के साथ। ईडियम एंड फ्रेजेस कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। एंटोनिम एंड सिनोनिम मत रटो, कोई भला नहीं होता एंटोनिम एंड सिनोनिम रटने से, ये याद नहीं होते। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम में फर्क क्या है ये जान लो, फिर पता लग जाएगा। जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटते हो ना, तो आपके सामने एक सेंटेंस होता है, मैन हु डू नॉट पे हिज डेब्ट्स होता है इंसॉल्वेंट। मतलब इंसॉल्वेंट के साथ एक पूरा सेंटेंस है जो आपको उसकी सेंस कन्वे कर रहा है। ईडियम एंड फ्रेजेस जब आप करते हो तो आपके सामने पूरा सेंटेंस है जो सेंस कन्वे कर रहा है। एंटोनिम एंड सिनोनिम में क्या है? जस्ट वर्ड्स, जस्ट 2 वर्ड्स जो आपने रटने हैं, कि ये वर्ड आएगा तो ये बोलना है, ये आएगा तो ये बोलना है। तो ये रटने से काम नहीं चलेगा, वहां पे एटलीस्ट थोड़ी मोटी तो सेंस कन्वे हो रही थी ना। तो इनको मत रटना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी। अब एंटोनिम एंड सिनोनिम कहाँ से होंगे और मिस स्पेल्ट वर्ड कहाँ से होंगे, इन दोनों में भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो बता देता हूँ। अब ये जो 3 बुक मैंने खरीदने के लिए बोला है, चौथी बुक और मैं बता रहा हूँ, बुक नहीं, चौथा सोर्स बता रहा हूँ। चौथा सोर्स मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, और ये आपने और लोगों से भी कई बार सुना होगा, ये रियल में इफेक्टिव है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वही वर्ड यूज होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। या फिर इसको मैं सीधे वे से बताऊं तो क्या मतलब है कि आपके एग्जाम में जो वर्ड आते हैं वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं। मैं यहां तक बोल सकता हूं, देखो, कि न्यूज़पेपर में जो वर्ड आएंगे वही आपके एग्जाम में आएंगे। तो और मिसस्पेल्ड वर्ड का क्या कनेक्शन है कि जो वर्ड आप वोकैब के लिए सीखोगे ना, उन्हीं की स्पेलिंग गलत कर करके मिसस्पेल्ड वर्ड बनाती है एसएससी। जो आपकी वोकैब वो एक्सपेक्ट करते हैं उन्हीं की स्पेलिंग गलत की जाती है। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर से वोकैब करोगे तो मिसस्पेल्ड वर्ड भी ठीक हो जाएंगे, ये दोनों एरिया टारगेट हो जाएंगे।
अब न्यूज़पेपर से वोकैब करोगे कैसे, ये बता देता हूँ। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, आपके सामने एक वर्ड आया, कोई भी, सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एक वर्ड आया प्रोमलगेट। अब आप क्या करोगे, आप vocabulary.com एक साइट है, इसके ऊपर जाओगे। vocabulary.com पे प्रोमलगेट का मीनिंग देखोगे तो vocabulary.com क्या करेगी, एक पूरा पैराग्राफ खोल के रख देगी आपके सामने और प्रोमलगेट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगी, रटवाएगी नहीं। एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड नहीं आएगा, एक वर्ड के लिए पूरा पैराग्राफ आएगा। तो vocabulary.com पे वर्ड को सर्च करो और दिन में क्या करो, दिन में जस्ट 5 वर्ड्स लिख लो एक नोटबुक पे, और सिर्फ उस वर्ड का एक मीनिंग मत लिखना, ये पूरा पैरा लिख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ 5 वर्ड तो होंगे नहीं जो डिफिकल्ट होंगे, वर्ड तो होंगे 15, 20, 25 इतने। लेकिन एक दिन में 20-25 मत लिखना, सिर्फ 5 लिख लो, बाकी का मीनिंग देख के वैसे ही बस उस वक्त के लिए मीनिंग देख लो, लिखो मत। अगले दिन भी 5 लिख लो। क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज 20-25 अगर लिखने लगोगे तो आप ज्यादा दिन तक लिखोगे ही नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन 20-25 का मीनिंग तो हम देख सकते हैं ना, जो भी वर्ड अटकेगा उसका मीनिंग तो आप देख ही सकते हो। लिखने के लिए सिर्फ 5 लिख लो। क्यों, क्योंकि उसके लिए यार सिर्फ वर्ड नहीं लिखना, पूरा पैरा लिखना है ना, ज्यादातर चीजें। तो क्या होगा, आपकी वो कैब टाइम जरूर लेती है लेकिन स्ट्रोंग हो जाती है। मतलब आपको एक दिन विश्वास होता है कि यार मतलब काफी स्ट्रोंग हो गई है, तो मैं तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ रहा। तो अगर आप रियल में एक सीरियस कैंडिडेट हो तो ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो वो कैब को हमने टारगेट कर लिया। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। देखो, अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। मैं सपोज कर रहा हूं कि आप हिंदी आपकी मदर टंग है। अगर आप 1 महीने तक हिंदी को ना बोलो, ना सुनो, ना लिखो और ना पढ़ो, तो आपकी हिंदी भी आज के कंपैरिजन में कमजोर हो जाएगी थोड़ी सी, जिसको आप इतने सालों से यूज कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यूसेज पे डिपेंड करती है। तो आपने करना क्या है, आपने डेली डेली की रीडिंग हैबिट बनानी है। मतलब न्यूज़पेपर को आप पढ़ोगे वो कैब के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और काम क्या करोगे, डेली 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन कर लो। अब ये रीडिंग कंप्रीहेंशन कहां से करोगे, एक्स्ट्रा बुक नहीं लानी, ये बुक इसीलिए दिलवाई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, यहां से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, डेली के 2 आरसी कर लो, मोर देन एनफ है। और एसएससी के अगर आप आरसी पढ़ोगे ना तो यार बड़े अच्छे हैं, उनमें कहानियां हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आरसी हैं। तो जरूरी नहीं है आरसी को सोल्व करना, नॉर्मली भी पढ़ लोगे ना तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। और अगर आप सोल्व कर लेते हो तो भाई सोने पे सुहागा। अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपको आरसी भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो डेली के 2 आरसी कर लो और ये सारा काम कर लो, आपकी इंग्लिश बड़ी आपकी आंखों के सामने इंप्रूव होती है, आपको नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश के बारे में मैं क्लियर हूं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज जीके। अब जीके के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज 4 लेटर्स हैं, वास्ट, वेरी वेरी वास्ट, और ऊपर से टीयर 2 में भी नहीं आती, लेकिन टीयर 1 क्लियर करने में तो हेल्प करती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं। अब वास्ट का क्या मतलब है कि हमने सारी टारगेट नहीं करनी, चुनिंदा टारगेट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिला दे। तो सबसे पहला टॉपिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस, ये सब आप टारगेट करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने क्यों छोड़ दी, देखिए अगर आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो ये काफ़ी टाइम लेता है। अगर आपने एसएससी में रैंक 1 लानी है, टॉप 100 में रैंक लानी है, तो इन चीज़ों को आप नहीं छोड़ सकते, फिर तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको रैंक नहीं मारनी टॉप 100 में, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, तो एक एफिशिएंट तैयारी के लिए आप इनको छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि 10th तक कुछ तो आपने पढ़ा होगा ना। मतलब अब ये थोड़ी है कि आप 10th तक का सारा पढ़ोगे एनसीईआरटी से बैठ के। अगर एफिशिएंट तैयारी करना चाहते हो
तो ऐसे तो जीके को पूरी कवर करने के लिए 3-4 महीने जीके को ही देने पड़ जाएंगे। तो इसका सिर्फ टारगेटेड पोर्शन हम तैयार करेंगे। तो कौन सी बुक लेंगे? आप कोई भी एक बुक ले लो, जैसे अरिहंत है, ल्यूसेंट है। अगर आप अरिहंत की बुक लोगे तो मैं अरिहंत की वो मनोहर पांडे वाली बुक बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, या ल्यूसेंट की बुक ले लो। अब आप अरिहंत की बुक को यूज कैसे करोगे ये जरूरी है, वो बुक जरूरी नहीं है, यूज कैसे करोगे ये जरूरी है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अरिहंत की बुक का एक और कंपेनियन होगा इंटरनेट, दैट इज नॉट ए बुक बट ए सोर्स। इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे यूज करोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तो जीके को कैसे पढ़ते हैं इसके ऊपर अब बात करते हैं। जीके को रटते नहीं है, जीके को सीखते हैं। और जीके को सीखने का, याद रखने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है कि अलग अलग मीडियम से जीके की नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर जाने दो। अलग अलग मीडियम कैसे? मीडियम नंबर 1, अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो तो क्लासरूम क्लासेस आप लगा रहे होगे, तो सबसे पहला मीडियम है कि आपके टीचर ने आपको जीके कराई। दूसरा मीडियम है कि आपके पास कोई भी एक बुक है, आप वही चीज आके या उसी टॉपिक के बारे में आप बुक से भी कर रहे हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर राज्यसभा एंड मैंने ले लिया आपका जो भाई अपना हाउसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे राज्यसभा है, लोकसभा है, मतलब अपनी गवर्नमेंट की वर्किंग। क्लासरूम में टीचर ने बताया कि भाई इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, फिर आपने बुक से भी आके पढ़ा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने अगर उसके बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी तो इट्स एनफ। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं हुई तो आपने उस टॉपिक के बारे में, देखो जीके को पूरी को टारगेट नहीं करते, एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के टारगेट करते हैं। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, टीचर ने भी बताया, आपने बुक से भी देखा। तो जरूरी नहीं है बुक का सारा, बुक से ही सारी नॉलेज हो गया, टीचर ही सब कुछ बताएगा। उस चीज के बारे में यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस देख लो, स्पीड फास्ट करके देख लो अगर ये लग रहा है कि भाई टाइम वेस्ट होगा। देन नेक्स्ट मीडियम क्या है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है आपको चीजें रटनी पड़ती हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ब्रिज, उसकी इमेज देख लो इंटरनेट पे। जिस भी चीज की इमेज देख के आपको फायदा हो तो उसकी इमेज देख लो आप गूगल पे। लार्जेस्ट ब्रिज की जब आप इमेज देखोगे 9-10 तो आपके दिमाग में छप जाएगा ना कि अच्छा ये था। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी आप मदद लो, फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जीके टुडे एक साइट है, तो हाउसेस ऑफ गवर्नमेंट, आप गूगल पे क्या लिखोगे, हाउसेस ऑफ गवर्नमेंट जीके टुडे, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहां से पढ़ लो। स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखते हैं बिल्कुल, तो फिर नॉलेज होगी। उसी चीज को आपने अलग अंदाज में पढ़ा, अलग पर्सन के नजरिए से पढ़ा। अपने फ्रेंड से पूछ लो, कोई सिंसियर फ्रेंड है, उसे वो 10 मिनट लेगा आपको इस चीज के बारे में बताने में कि यार एक बार तेरे को जो जो पता है वो बता दे। सिंसियर फ्रेंड है, वो बता देगा आपको अच्छे से, इंटरेस्ट लेके बताएगा। तो इतने सारे मीडियम हो गए उसी चीज को पढ़ने के। तो आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको क्लियर कट समझ में आ गया वो इतने सारे मीडियम से जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें कोई भी डाउट है तो चले जाओ इन सारे मीडियम से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, अपने एक्सपीरियंस पे जो मैं बता पा रहा हूं, कि स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि यार कैसे होगा, लेकिन एक लेवल पर जाने के बाद इंटरेस्ट आ जाता है कि इस चीज के बारे में और पता करूं और पता करूं। तो आपको लिमिट का पता होना चाहिए कि मेरे को कितना डीप जाना है एसएससी के लिए, कितना डीप नहीं जाना है। बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में मत घुस जाना, फिर जीके बहुत ज्यादा आपका टाइम खाने लग जाएगी। कभी कभी कैंडिडेट ये भी गलती करते हैं कि जीके पे इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पे उतना टाइम अगर वो लगाते तो ज्यादा मार्क्स आ जाते। तो मेरे ख्याल में जीके में भी क्लियर हूँ, आपको सिर्फ ये पोर्शन टारगेट करना है, दैट इज एनफ। अगर इस पोर्शन को आप अच्छे से टारगेट कर लेते हो, ये पॉलिटी, इस बुक से आपको टॉपिक मिल जाएंगे, आपका टीचर करवाएगा, ये सारे टॉपिक्स आप कर लोगे। देन अब ये सब कुछ बताने के बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं।
मॉक टेस्ट को आप दो रीजन के लिए देते हो। सबसे पहला रीजन है लर्निंग, सीखने के लिए। अब सीखने के लिए कौन सा मॉक टेस्ट देते हैं वो बताता हूं मैं। जैसे मैंने रीजनिंग के लिए बताया था ना 50 क्वेश्चन वाला, उसी तरह जब आप क्वांट का सिलेबस एक बार कर चुके होगे तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दोगे। जो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दोगे कि भी क्वांट का 50 क्वेश्चंस का, इसीलिए मैंने आपको पुराने वाले मॉडल वाले पेपर्स के लिए बोला है। क्योंकि अगर आप 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दोगे तो 25 क्वेश्चन के अंदर तो सारे टॉपिक कवर नहीं हो सकते ना। 25 क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट्स इतने वास्ट हैं कि वो 25 क्वेश्चन में कवर नहीं किए जा सकते। तो उससे अच्छा क्या है कि 50 क्वेश्चन वाला आप करो, बिकॉज हम लर्निंग करना चाहते हैं, अभी हम टेस्टिंग नहीं करना चाहते। नाउ वी वांट टू लर्न। तो उसके लिए आप 50 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट अच्छा रहेगा। तो जब आप क्वांट के लिए आप क्या कर सकते हो, हर एक 2-2 हफ्ते में, 3-3 हफ्ते में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको लगता है कि यार मतलब मैंने हर एक टॉपिक को टच कर लिया, क्वांट में जब आप हर एक टॉपिक को टच कर चुके हो या फिर 70% टॉपिक्स को टच कर चुके हो, आपका टीचर करवा चुका है, आप घर पे भी पढ़ चुके हो एक बार, तो 50 मार्क्स वाला मॉक टेस्ट दो। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया अभी कुछ ज़्यादा ही वीक चल रहा है, या कौन सा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ है लेकिन नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट किस चीज़ के लिए हैं? लर्निंग के लिए। रीजनिंग के 50-50 मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसे ही क्वांट में भी बढ़ेंगे। तो दीज मॉक टेस्ट आर फॉर लर्निंग पर्पस। तो यही मॉक टेस्ट आप इंग्लिश के लिए भी दे सकते हो। कभी कभी सिर्फ इंग्लिश का मॉक टेस्ट दोगे तो कितनी देर लगेगी? 20-25 मिनट लगेंगी। हाँ, उसके बाद उसको एनालाइज करना मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का। एंड सो ऑन, जीके के लिए आप ये कर सकते हो, मतलब कि सेपरेट मॉक टेस्ट। देन उसके बाद क्या है, मेन तो मैटर करता है आपका रीजनिंग एंड क्वांट में बहुत ज़्यादा सिखाएंगे ये। इंग्लिश के लिए तो वो आप डेली आरसी करोगे एंड वो करोगे ना, दैट्स एन। देन नेक्स्ट इज टेस्टिंग के लिए जो मॉक टेस्ट दोगे वो हमेशा देने चाहिए पैटर्न बेस्ड। 25-25 क्वेश्चंस के आप दोगे। तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हो। देखो, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है, ज़रूर होता है। मैंने आज तक ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। कंप्यूटर तो सब यूज़ करते हैं ना, आप सभी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप माउस से टिक करने में कोई अलग बात नहीं है। तो आप किरण की बुक वो लेके आ सकते हो, मॉडल टेस्ट पेपर्स 25-25 वाली, वो घर पे बैठ के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अगर आप 25 मॉक टेस्ट दोगे, 25 मॉक टेस्ट भी दोगे, तो अगर आप एनालाइज करोगे तो 25 मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 10-12 में ही बात बन जाती है मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह दोगे अच्छे से। तो मॉक टेस्ट के लिए इतना ही है, ये 2 तरह के मॉक टेस्ट होते हैं। देन एक बार मैं फिर से आपको बुक्स रिवाइज करा देता हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताई थी 2 बुक्स, एक तो कोई भी कंसेप्चुअल बुक, और क्या बताई थी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन क्वांट के लिए 2 बुक, E1 वाली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। देन इंग्लिश के लिए मैंने आपको 3 बुक्स कराई थी, वो आप पीछे वीडियो करके देख ही सकते हो। देन जीके के लिए 1 बुक बताई थी। तो टोटल कितनी बुक हो गई? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 सिर्फ 8 बुक। इसके अंदर आप एसएससी को टारगेट कर सकते हो। हाँ, 1 बुक और जोड़ लो। कौन से वाली? ये जो लास्ट में बताई है, किरण की मॉडल टेस्ट पेपर 25 क्वेश्चन। तो इन 9 बुक में आप एसएससी को क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ, टीयर 1 को, और टीयर 2 को भी कर सकते हो, बिकॉज टीयर 2 में भी क्या है, क्वांट और इंग्लिश ही है। तो अब मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ, टिप्स टू स्टे ऑन ट्रैक। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बस। डू नॉट रन बिहाइंड हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस के पीछे ना भागो। कैंडिडेट्स में कभी कभी ये मेंटलिटी होती है कि हार्ड क्वेश्चंस को करेंगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा। प्लीज रन बिहाइंड रिलेवेंट क्वेश्चंस, डू नॉट रन बिहाइंड हार्ड क्वेश्चंस, एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज फाउंड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, हार्ड क्वेश्चंस मत करो, क्योंकि वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। देन टेक टाइम टू लर्न, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि अगर क्वांट का क्वेश्चन ना आए तो उसका ऑपरेशन करो। अगर आपको फील नहीं हुआ कि आपको अच्छे से समझ में आया है तो उसका ऑपरेशन करो। टाइम लर्निंग में अगर टाइम लगाओगे तो ही पेपर में टाइम बचाओगे। कीप टारगेटेड मटेरियल ओनली, जैसे मैंने अभी आपको 9 बुक्स बताई हैं, दैट इज टारगेटेड मटेरियल। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं वो टारगेटेड बुक्स को ही 3-4 बार कर लेते हैं। अदरवाइज जो क्रैक नहीं करते वो बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, फिर वो उनको 3-4 बार नहीं कर पाते। तो टारगेटेड मटेरियल रखो, उसी को बार बार करो। फोकस ऑन कंसेप्ट्स नॉट ऑन ट्रिक्स, कंसेप्ट्स पे फोकस करो, श्योर ट्रिक्स पे नहीं। डू नॉट बी टू इन्वॉल्व ऑन सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है? कुछ कैंडिडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही इर्रिलेवेंट होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनको अवॉइड करना। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो, वन एग्जाम एट ए टाइम, आप एसएससी प्लस बैंक पीओ ऐसे लेके मत चलो। एक बार में इनमें से कोई भी टारगेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार में एक पे फोकस करो। कीप योर लाइफ लिटिल सोशल, लिटिल सोशल का क्या मतलब है? यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सोशल भी रखना अपनी लाइफ को। ये नहीं है कि पूरे ही एग्जाम में घुस गए, अगर थोड़ा बहुत आप एग्जाम के अपना जो प्रिपरेशन शेड्यूल है उससे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकाल लोगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे, वो भी ध्यान रखना। कम बैक टू टाइम टेबल, इसका मतलब है कि अभी आप हो सकता है इस वीडियो को देखकर कोई टाइम टेबल बनाएं, तो मैं गारंटी लेता हूँ 2-3 दिन में वो टाइम टेबल टूट जाएगा। फिर निराश मत होना। देन कम बैक टू टाइम टेबल, फिर से उसी टाइम टेबल पे आ जाओ, उसको फॉलो करो, वो फिर टूट जाएगा। फिर से उसी टाइम टेबल पे आ जाओ, फिर से फॉलो करो। आपका काम क्या है कि जब भी टाइम टेबल टूटे आपने वापस से टाइम टेबल पे आना है, बिकॉज कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना। आपने फिर से आना है, तभी एग्जाम क्रैक होता है। ये नहीं है कि यार मैं तो स्टे नहीं कर पाता, कोई भी नहीं स्टे कर पाता, लेकिन वापिस आ जाते हैं जो कैंडिडेट, वो क्रैक करते हैं। देन डू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगे लेकिन मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज करोगे और आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो आपके माइंड की कैपेसिटी रियल में हाई होती है, आपका माइंड अच्छे से सोच पाता है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना, इन दोनों चीज़ों को, अपने आप फ़र्क नज़र आ जाएगा अपने दिमाग की एबिलिटी में। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए जो लोग एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं बिल्कुल आपके ही जैसे हैं, रियल में उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो अपने आप में विश्वास रखो, ये विश्वास रखो कि एक बार मैंने ठान लिया ना तो मैं इस एग्ज़ाम को नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज आपको जस्ट क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए ना। आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन तो नहीं बनना ना, जो कि दुनिया में एक ही है आपके वेट में। यार एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसका सिर्फ इंडिया में कंपटीशन है, और इंडिया में सिर्फ एक नहीं है, वो भी हर एक साल 10-10 हज़ार एक चीज़ में बंदे लग रहे हैं, कुछ बैंक में लग रहे हैं। हर एक साल में कई हज़ारों बंदे उस जॉब को ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को। तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो यार, दुनिया में एक ही चीज़ थोड़ी है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन का उस वेट में एक ही चैंपियन है। तो अपने आप में भरोसा रखो, आप कर सकते हो, आपसे बड़ी नहीं है इस चीज़ की तैयारी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट ए थम्स अप। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।